साल 1933 एक एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी जब स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ गैलेक्सीज बहुत ही बड़ी है पर उनके अंदर के ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एटसेट्रा का टोटल वेट सिर्फ गैलेक्सी का 1% ही होता है। एंड बाय वेट आई मीन मास। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसका मास उतना ही हाई होगा वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? लेकिन वो सारी गैलेक्सीज तो स्टेबल थी। ये कैसे? वेल, ये देखकर फ्रिट्ज ने सबसे पहली बार डार्क मैटर इस टर्म को प्रपोज किया क्योंकि मैथमेटिकली उन्हें लगा कि कुछ तो चीज है जो वो मास एक्स्ट्रा, वो जो मास है वो ऐड कर रही है और इस एक्स्ट्रा मास की वजह से वो गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नजर आ रहा है। अब इनके प्रेडिक्शन के लगभग 90 साल बाद मिचियो काकू जो एक फेमस जापानीज साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि यस, द डार्क मैटर एग्जिस्ट्स। So there is a theory that says that perhaps dark matter is nothing but matter, ordinary matter in another dimension hovering right above us. So क्या फाइनली डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? ये साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया है। वेल, हेलो, मेरा नाम है गौरव एंड लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो। पिछले 50 सालों में हजारों ऐसे आर्टिकल्स और थियरीज पब्लिश की गई है जिसमें साइंटिस्ट ऐसे दावे के साथ कहते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है। बट एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये तो मैथमेटिकल फोरकास्टिंग यानी कि प्रेडिक्शंस है, बट क्या वो रियली एग्जिस्ट करता है? इनफैक्ट डार्क मैटर को ऑन पेपर थियोरेटिकली प्रूफ करने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब इसी डार्क मैटर को प्रैक्टिकली प्रूफ करने की बात आती है तब मानो सभी साइंटिस्ट अपने सर खुजाते हैं, किसी के पास कोई जवाब इसका नहीं होता। अब फ्रेंड्स, जरा आप भी इसको सोचने की कोशिश करो कि क्या आपको वाकई में लगता है डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? डार्क मैटर मानो इस यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीज बन चुकी है, ब्लैक होल से भी ज्यादा रहस्यमय। सो इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए शुरू करते हैं डार्क मैटर के बेसिक्स से, जहां पर डार्क का मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि वो डार्क यानी कि एज इन ब्लैक और समथिंग है, बल्कि उसका नाम डार्क मैटर इसीलिए है क्योंकि वो किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता, बस उसके मास को हम फील कर सकते हैं। एंड इवन लाइट के फोटॉन्स इसके थ्रू ऐसे पास हो जाती है जैसे मानो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस यूनिवर्स में। डार्क मैटर इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट ही नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी। अब नॉन फिजिक्स ये कहता है कि अगर उसमें ग्रेविटी है तो ऑब्वियसली उसका मास होना भी जायज है और मास होगा तो दूसरे मासेस के साथ उसे इंटरैक्ट तो करना चाहिए, राइट? बट इट्स क्लियर कि यहां पर वो नहीं हो रहा। सो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? वेल, फ्रिट्ज की थियरी गलत हो सकती है। उसके थियरी को और भी सपोर्ट मिला इन 1960s और 1970s। दो एस्ट्रोनॉमर्स वीरा रूबिन और केंट फोर्ड ने इंडिविजुअल गैलेक्सीज में स्टार्स के ऑब्जर्व्ड रेवोल्यूशन स्पीड्स को कैलकुलेटेड स्पीड से बहुत ज्यादा पाया। मतलब इन गैलेक्सीज में कुछ तो ऐसा है जो उसके अंदर के स्टार्स को इतनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है while keeping their structure intact. In fact, astrophysicist नील डिग्रास टाइसन ने एक इंटरव्यू में यह कमेंट किया था कि यूनिवर्स में 85% ग्रेविटी का ओरिजिन अभी तक अननोन है, जो शायद डार्क मैटर ही जनरेट कर रहा है और इसीलिए इसे डार्क मैटर बोलने की जगह शायद डार्क ग्रेविटी बोलना ज्यादा सही रहेगा। 85% has no known origin. Dark matter is not even what we should be calling it. A more precise labeling for it would be dark gravity. लेकिन वेल, अब आप इसे चाहे डार्क मैटर कहो या डार्क ग्रेविटी कहो, लेकिन हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो होना चाहिए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सारा ग्रेविटी पता नहीं कहीं और से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अननोन डिमेंशंस या फिर कोई दूसरा यूनिवर्स, अगर आप मल्टीवर्स थियरी में बिलीव करते हो तो। सो क्या ये सिर्फ कोई थियरी है जिसकी कोई एक्चुअल में नींव नहीं? वेल, इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट से आपको ये बताना चाहता हूं कि साइंटिस्टों को इसका आइडिया कहां से आया, बिकॉज हमें ये देखना है कि वो आइडिया कितना वैलिड है, राइट? लेट्स इमेजिन आप अपने घर में बैठे हो और खिड़की के बाहर आपको एक पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब अपने आप से पूछो कि वो पेड़ वैसे क्यों हिल रहा है? वेल, एक ऑब्वियस से आंसर आपके दिमाग में आया होगा, हवा चल रही है इसीलिए। एंड डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली शायद आप सही भी होंगे, लेकिन दूसरे भी तो रीजंस हो सकते हैं ना। हो सकता है कि कोई जानवर या बर्ड उस पेड़ पे बैठा हो या फिर कोई इंसान उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो जिसकी वजह से वो पेड़ हमें हिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको आपकी घर की खिड़की से ना कोई जानवर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई बर्ड या फिर ना कोई इंसान, और इसीलिए आपके लिए हवा ही पेड़ के हिलने के पीछे का रीजन बन जाती है। अब असल सच क्या है वो जानने के लिए आपको खुद उठ के खिड़की के बाहर जाना पड़ेगा और इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। अब डार्क मैटर का केस भी बिल्कुल सेम है। साइंटिस्टों को उसके इफेक्ट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का वो एकमात्र रीजन क्या हो सकता है वो हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। हमने बस उसे फिजिक्स की खिड़की से नाम दे दिया डार्क मैटर।
अब असल सच क्या है ये जानने के लिए हमें उठ के हमारे उस नॉन फिजिक्स की खिड़की से बाहर झांक कर देखना होगा, राइट? अब भले ही हमें इतना जल्दी खिड़की के बाहर झांकने नहीं मिल सकता, लेकिन हम इनके ऐसे और भी रहस्यमय पहलुओं को सुलझा तो जरूर सकते हैं। जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन ने एक बार कहा था, देयर इज नो ग्रेटर एजुकेशन दैन सेल्फ ड्रिवन। उनके मेजरली दो फिलॉसफीज है, आज मुझे कल से ज्यादा जानना है और दूसरा लोगों के सफरिंग को कम करना है। अब ये माइंडसेट वैसे तो काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन इस माइंडसेट से निकला हुआ बिहेवियर आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकता है और आपको दुनिया के सत्य को समझने में हेल्प कर सकता है। एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, इस बुक में नील डिग्रास टाइसन ने पूरा एस्ट्रोफिजिक्स समझा दिया है फॉर पीपल हु आर इन हरी, मतलब अगर आपके पास समय कम है तो। अब मैं डेफिनेटली ये बुक आपको रेकमेंड करूंगा और ये बुक को आप सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर, जहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में इस बुक की बुक समरी को रीड कर सकते हो और अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उसका लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो बाद में। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा समराइज फॉर्मेट में, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, करियर, साइंस, बिजनेस, लीडरशिप ऐसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें मिलेंगी जो नॉन फिक्शन बेस्ड है और आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। सो बेसिकली दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर बिकॉज एज यू नो नॉलेज कंपाउंड्स विद टाइम। अब आप जहां चाहो जो चाहो अपनी मनपसंद की किताब सुन सकते हो और इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, मगर अभी एक ब्रिलियंट ऑफर लगा हुआ है। इंडिपेंडेंस डे का ये ऑफर है, अगर आप GS 200 यूज करोगे नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके तो आपको 199 रुपीज में 12 मंथ्स का नहीं बल्कि 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इट इज डर्ट चीप। सो सिर्फ 199 रुपीज में 15 महीने ज्ञान कंज्यूम करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड इट नाउ। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एंड इसकी कोशिश हमारे साइंटिस्ट कई बार कर चुके हैं। इनफैक्ट डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए अब तक बहुत टाइम और मनी इन्वेस्ट किया गया है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए गए, लाइक द वेल नोन जेनीवा स्विट्जरलैंड का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यहाँ पर n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स में पहले तो दो प्रोटॉन्स को बहुत ही हाई स्पीड में एक्सेलरेट किया जाता है जब तक उनकी स्पीड लाइट के स्पीड के एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज तक न पहुंच जाए, और फिर उन दोनों पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया जाता है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इससे होता यह है कि प्रोटॉन्स अपने अंदर के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वार्क्स और ग्लूऑन्स को रिलीज करते हैं और हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करके साइंटिस्टों ने कई नए नए पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है, जिनमें से एक ऐसा पार्टिकल है जिसे मैथमेटिकली प्रेडिक्ट बहुत पहले ही कर दिया गया था और फिर 2012 में काफी बवाल मचा था कि द गॉड पार्टिकल हैज बीन डिस्कवर्ड। इस पार्टिकल का नाम है द हिग्स बोसॉन, जो हमने इसी पार्टिकल एक्सीलरेटर की मदद से डिस्कवर किया था। लेकिन हजारों प्रोटॉन्स को हाई स्पीड में सैक्रिफाइस करने के बाद भी अभी तक साइंटिस्टों को कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला है जिसको डार्क मैटर पार्टिकल कंसीडर किया जा सके। साइंटिस्टों को द स्टैंडर्ड मॉडल के काफी सारे पार्टिकल्स मिल गए जो प्रेडिक्ट किए थे, जैसे कि मेसॉन्स, टाउ पार्टिकल्स, हैड्रॉन्स एटसेट्रा, बट डार्क मैटर इज स्टिल मिसिंग। मतलब बेसिकली हमारे पास डार्क मैटर को प्रूफ करके दिखाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिना किसी आधार के डार्क मैटर के ऊपर थियरीज पे थियरीज बनाए जा रहे हैं। यानी मान लो अगर किसी दिन हमारा अभी के अंडरस्टैंडिंग या अभी के फिजिक्स के थियरीज के हिसाब से डार्क मैटर को देखना गलत साबित हो गया, तो साइंस की अभी बड़ी सी बड़ी थियरीज, क्वांटम मैकेनिक्स टू बी मोर स्पेसिफिक, कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज यहां पर बात है 85% मैटर कंपोजिशन के, जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक थियरीज टू ब्रिज इट विद द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। जैसे हमने कुछ देर पहले देखा कि गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर के थियोरेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, सो यहां पर एक मैथमेटिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट? बट कैन वी एक्चुअली फिक्स दैट अगर हम सिंपली उन कैलकुलेशंस में बस एक छोटा सा डार्क मैटर कांस्टेंट ऐड कर दे? बेसिकली सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने से ऑन पेपर इक्वेशंस और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के साथ मैच करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात की गैलेक्सी में स्टार्स के स्पीड्स की, अगर उन इक्वेशंस में थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ ऐड करें तो थियोरेटिकल और ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज के बीच का डिफरेंस एकदम गायब हो जाता है। और कुछ इसी तरह कई ऐसी थियरीज है जिनमें डार्क मैटर को कंसिडर करने से सारी डिस्क्रिपेंसीज दूर हो जाती है, एंड हेंस साइंटिस्ट्स आर एबल टू मेक दिस मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। गैलेक्सी क्लस्टर्स की स्पीड, स्पाइरल गैलेक्सीज अपने
स्ट्रक्चर्स को कैसे होल्ड करती है, गैलेक्सी क्लस्टर से फॉर्म हुए ग्रेविटेशनल लेंसिंग, गैलेक्सी के अराउंड का डार्क मैटर हेलो, ये सब कुछ सेटल हो जाता है थियोरेटिकली, मैथमेटिकली और ऑब्जर्वेशनली सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करने से। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसी सेम डार्क मैटर टर्म को ऐड करने से सॉल्व हो रही है, तो मतलब डार्क मैटर भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही होगा, राइट? वेल, यही सोचने साइंटिस्टों को अभी तक डार्क मैटर की खोज में लगाया हुआ है। लेकिन ये चीज ही ऐसी है, जितनी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करो उतनी ही ज्यादा छुपती है। अब जिस चीज के साथ खुद लाइट भी इंटरैक्ट नहीं करती, उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने यहां पर हार नहीं मानी है और एक टाइम पर तो डार्क मैटर का राज ऑलमोस्ट खुलने ही वाला था। यस, हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद इटली के पहाड़ों के नीचे साइंटिस्टों ने डामा लिब्रा नाम के एक डिटेक्टर को यूज किया और उन्होंने 20 साल तक ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए जिन सिग्नल्स में उन्हें एक ऐसा यूनिक पीरियोडिक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ जिसको देखकर कई साइंटिस्टों के मन में उम्मीद जाग उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हमने शायद फाइनली डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन इस सिग्नल की पीरियोडिसिटी की वजह क्या थी? वेल, साइंटिस्टों का मानना है कि हमारी पूरी गैलेक्सी एक डार्क मैटर बबल के अंदर है। अब हमारा सन गैलेक्सी के अराउंड ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ हमारे सन के अराउंड ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व कर रही है। मतलब बेसिकली हमारा अर्थ इस डार्क मैटर ओशन के थ्रू पीरियोडिकली, यानी सन के ऊपर उसकी स्पीड फास्ट है और सन के नीचे स्लो, इस रेगुलर ऑर्डर में तैर रहा है, समथिंग लाइक दिस। और इसी पीरियोडिसिटी के वजह से हमें डामा/लिब्रा डिटेक्टर में पीरियोडिक सिग्नल्स मिले। लेकिन अब इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद सिर्फ एक पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना क्या उसे सच माना जा सकता है? उससे पिछले फेल्ड रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठता है और यही रीजन है कि डामा/लिब्रा के रिजल्ट्स को एक्स्ट्रा प्रिसाइसली रीचेक किया जा रहा है। यहाँ पर साउथ कोरिया के यांगयांग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी Y2L में जमीन के 700 मीटर नीचे एक और डिटेक्टर बनाया गया है जिसका नाम है कोसीन 100। अब दोनों ही डिटेक्टर सेम तरह के मटेरियल्स यूज करके ही बनाए गए थे, लेकिन 60 डेज तक लिब्रा के जैसे ही सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश करने के बाद कोसाइन 100 को कोई सिग्नल्स नहीं मिला। कोसाइन 100 के साइंटिस्टों ने यह कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि लिब्रा के सिग्नल्स नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक्चुअली में कोई पीरियोडिक सिग्नल्स डिटेक्ट किए हो एंड वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट। इट्स जस्ट दैट कि वो डार्क मैटर के सिग्नल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि 20 साल के सिग्नल्स को 60 दिनों में प्रूव या डिस्प्रूव करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए साइंटिस्टों को थोड़ा और टाइम लगेगा। आई मीन, साइंस भी तो आफ्टर ऑल ऐसे ही काम करता है, राइट? हम इंसानों की हमेशा से ये टेंडेंसी रही है कि हमें हर चीज का जवाब चाहिए, हर चीज को लेके हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है और जब तक हम किसी पहेली को सुलझा न ले हमारे मन को चैन नहीं मिलता। जस्ट लाइक सबसे पहले कैसे गैलीलियो गैलीलाई ने आकर हमें यूनिवर्स को एक अलग ही तरीके से देखने का नजरिया दिया और फिर केपलर ने आकर उस विजन पर सुधार लाए और फिर न्यूटन ने उस पर अपना एक तड़का लगाया और लॉज क्रिएट किए एंड मोस्ट रिसेंटली आइंस्टाइन ने आके फिर हमारा पर्सपेक्टिव एक बार चेंज कर दिया। चेंज, बदलाव, अपडेशन हमेशा से साइंस का एक इंटेग्रल पार्ट रहा है एंड देयर इज नथिंग टू बी शेम्ड अबाउट, बल्कि उसे प्राउडली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज दिस यूनिवर्स इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग और थियरीज हमेशा इस यूनिवर्स में हो रहे ऑब्जर्वेशंस और सिस्टम्स के स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए ही बनाई जाती है। सो अगर नेचर ही चेंज हो रहा है और हमारी थियरीज ना चेंज हो, देन इट्स जस्ट foolishness। हमें नेचर के हिसाब से खुद भी चेंज करना चाहिए। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? आप मुझे बताओ, क्या इस बार साइंटिस्टों ने जो डिटेक्ट किया है वो डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर पाएगा या फिर नहीं? वेल, अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा एंड आई हैव माई रीजंस फॉर दैट, जो मैं आपके साथ एक लाइव स्ट्रीम में शेयर करूंगा। मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है, बेसिकली मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एंड विद दैट सेड, अगर आपको इस वीडियो से मजा आया, कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, इस बुक की समरी को आप कुकू FM पर सुनना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड GS200 एंड गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।